हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पाठ 9 पढ़ाऊंगा। पाठ 9 जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं। बल यानी जिसको हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन के द्वारा दिए गए थे, जो बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे, जिन्होंने वो आपने अक्सर सुना होगा कि पेड़ से सेब गिरा तो उन्होंने बताया क्या, गुरुत्वाकर्षण का नियम या गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। ठीक है, तो वही वाले न्यूटन जी हैं ये, जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिए। 3 नियम इन्होंने दिए, वो तीनों हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं गति। जो इसके पहले वाला पाठ है उसमें हमने गति पढ़ा। अब सबसे पहले बात आती है कि गति हमने पढ़ी तो गति होती क्यों है, कोई भी वस्तु गति में कब आती है। जैसे ये वस्तु रखी हुई है, ये गति में कब आएगी, जब इसको कोई धक्का देगा। ठीक है, कोई इसको धक्का देगा, यानी कोई इस वस्तु के ऊपर बाहर से कोई बल लगाएगा, तभी ये वस्तु गति में आएगी। ठीक, यानी गति किसके कारण आई, गति आई बल के कारण। यानी ये जो फोर्स है, इसी के कारण कोई वस्तु गति में आती है। ठीक है, चलिए, तो बल कहाँ आता है, जब कोई वस्तु गति में आती है तो समझ लीजिए कि उस वस्तु पे कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, तभी वो गति में आई है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखिए। यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं कि ये एक गाड़ी है सामान रखने वाला, और ये इंसान इसको धक्का दे रहा है और ये आगे बढ़ रही है। तो इसमें बल कौन लगा रहा है, बल लगा रहा है ये इंसान। ठीक है, ये उस गाड़ी को धक्का दे रहा है, तभी तो वो चल रही है। ऐसे ड्रॉर, हम किसी अलमारी का ड्रॉर खोलते हैं तो हम उसको बाहर की तरफ पकड़ के खींचते हैं, तब यानी हम बल लगाते हैं, तभी वो खुलता है। जैसे पुश या पुल वाला जो दरवाज़ा होता है, जहाँ अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इसको धक्का देने पे खोलना है कि खींचने पे खोलना है। यानी अगर पुल लिखा है तो पुल मतलब खींचना होता है, पुश मतलब धक्का देना होता है। जैसे होता है ना पुष्पा, तो वो धक्का देने वाला। ठीक, पुष्पा। ठीक, तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वहाँ पे हम पुल करते हैं यानी खींचते हैं, यानी बल लगाते हैं तो दरवाज़ा बाहर को खुलता है। पुश करते हैं तो बल लगाते हैं, दरवाज़ा अंदर को खुलता है। यानी हमने खींचा तो भी बल लगा, दबाया तो भी बल लगा। तो बल लगाया तो कोई कार्य हुआ, दरवाज़ा गति करके अंदर की तरफ खुलेगा या तो दरवाज़ा गति करके बाहर की तरफ खुलेगा। यानी किसी वस्तु पे अगर हम बल लगाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु के आकार में परिवर्तन अगर हो रहा है तो इसका मतलब उस पर बल कार्य कर रहा है, यानी उस पर बल लग रहा है। ठीक है, अब कोई वस्तु चल रही है, उसको हम रोकने का प्रयास करते हैं तो यानी उस पर बल लग रहा है। कोई वस्तु रुकी है, उसको हम गतिमान करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी उस पर बल लग रहा है। चलिए, तो आप बल समझ गए अभी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आते हैं। अब देखिए, बल के द्वारा हम किसी वस्तु की स्थिति को भी बदल सकते हैं, साथ साथ उसकी दिशा को भी परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत साफ बात, क्लियर बात याद रखेंगे भाई। मान लीजिए कोई वस्तु सीधी ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, तो अभी ये गति कर रही है, तो इसका मतलब इस पे कोई ना कोई बल लग रहा है। लेकिन अब मान लीजिए साइकिल है, ये कोई साइकिल है और इस पे कोई इंसान पैडल मार के इस साइकिल को चला रहा है। अब आगे मोड़ आ गया, तो मोड़ आ गया तो इंसान क्या करेगा, साइकिल की हैंडल मोड़ेगा ना। यानी उसने बल की दिशा को मोड़ दिया। बल की दिशा क्या थी, ये थी, गाड़ी इसी दिशा में चल रही थी, लेकिन हैंडल मोड़ने के कारण बल की दिशा क्या हो गई, मुड़ गई। यानी वस्तु की स्थिति, आकार भी बल के कारण बदलती है, साथ साथ बल के कारण किसी वस्तु की दिशा भी बदल सकती है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में कि ये बॉल है, बॉल को हम दोनों हाथ से दबाते हैं तो ये
गोल ना होके थोड़ा सा इस तरह से हो गया, यानी आकार, किसी भी वस्तु का आकार बदलने के लिए भी हमें बल की ज़रूरत पड़ती है। स्प्रिंग का नॉर्मल पोजीशन ये होता है, अगर हम इसको खींचे तो कुछ इस तरह हो जाता है, यानी इसका आकार बदल गया। चलिए अब आते हैं संतुलित और असंतुलित बल पे। क्या होते हैं ये? देखिए, संतुलित मतलब संतुलन, संतुलित का मतलब आप समझ रहे होंगे संतुलन से है। असंतुलित मतलब जब संतुलन बराबर ना हो तो उसको असंतुलित कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चित्र में देखिए, दो बच्चे हैं, एक बड़े से बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिलके इस बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, लेकिन पहली और दूसरी स्थिति में क्या है, ये बॉक्स अपनी ही जगह पे है, खिसक नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यानी ये बच्चे जो दोनों हैं, ये जितना बल इस पे लगा रहे हैं उतना ही बल इस पे कोई और बल कार्य कर रहा है, उसी के बराबर, उसी जितनी मात्रा में ये दोनों बच्चे बल लगा रहे हैं बॉक्स के ऊपर, उतनी ही मात्रा में कोई और बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण ये उसी जगह पे है। दोनों स्थिति में तो यही पोजीशन है, ठीक। अब मान लेते हैं कि ये दोनों बच्चे कुछ ज़्यादा ताकत से, बहुत ताकत लगा के इस डब्बे को धक्का मारते हैं, ठीक। और ये क्या होता है, ये बल ज़्यादा लगा देते हैं, जिससे बॉक्स खिसकने लगता है। यानी जो बल इस बॉक्स पे कार्य कर रहा है इसको रोकने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा बल ये बच्चे लगाते हैं, और ये बॉक्स क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ने लगता है, यानी खिसकने लगता है। तो ये क्या हुआ, असंतुलित बल, क्योंकि रोकने वाले बल से आगे बढ़ाने वाला बल हमारा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे बल क्या हो गया, असंतुलित बल। अब देखिए, अक्सर आपने एक बल का नाम सुना होगा, जब हम चलते फिरते हैं, या पिछली कक्षाओं में भी आपने एक बल का नाम सुना होगा, जिसको हम कहते हैं घर्षण, घर्षण बल, ठीक। दो सतहों के बीच में कोई भी टू सरफेस होंगे, पृथ्वी पे कोई भी टू सरफेस होंगे, वहां पे ये घर्षण बल कार्य करेगा ही करेगा, ठीक है। मतलब, और किस तरह से कार्य करेगा, जिस दिशा में बल लगेगा उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करेगा। उदाहरण के लिए, हम चलते हैं तो हमारे पैर में हम चप्पल पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं, शूज पहनते हैं, तो वो शूज का जो तलवा होता है वो हमारी पृथ्वी से टच होता है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसका मतलब जो बल है, जो घर्षण बल है वो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। हम पृथ्वी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं और खुद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है, हम घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, तभी जाके हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक। चलिए, ये तो हो गया हमारा संतुलित और असंतुलित बल। यानी अगर पिंड जो बल है वो संतुलित है तो क्या होगा, वस्तु वहीं की वहीं रहेगी, और असंतुलित है तो इसका मतलब वो वस्तु आगे की तरफ बढ़ती ही जाएगी, ठीक। चलिए, इसमें थोड़ी सी और चीज़ें हैं कॉम्प्लिकेटेड, जो हम आगे अभी पढ़ते हैं। देखिए, आगे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे इस पोर्शन को हम पढ़ते हैं जहाँ हमको थोड़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ये चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए। चीज़ें मैं समझाऊंगा तो है ही। देखिए क्या है, जब कोई वस्तु चलती है तो उस पर घर्षण बल कार्य करता है, यह हमें पता है। अब एक चीज़ उदाहरण में आप मान लीजिए, हमको पता है कि अंतरिक्ष में कोई भी ना हवा बयार कुछ नहीं बहती, ठीक है। अंतरिक्ष में निर्वात है एकदम, कोई भी रोका टाकी नहीं है, कोई घर्षण बल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक। किसी प्रकार का घर्षण बल नहीं है वहाँ पे। अब वहाँ पे कोई पिंड है, कोई पिंड मान लीजिए, कोई सामान है, तो वो क्या है, वो हमेशा गतिमान ही रहता है, किधर भी गति करेगा लेकिन क्या करेगा, गतिमान ही रहेगा, ठीक। तो इससे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर घर्षण बल ना हो तो वस्तु क्या होगी, गतिमान होगी। क्या चीज़, घर्षण बल ना हो तो वस्तु क्या होगी, गतिमान होगी। यानी किसी भी प्रकार का घर्षण बल ना हो,
रोका टोकी ना हो तो वस्तु हमेशा गतिमान होगी। ये चीज़ हम समझ सकते हैं अंतरिक्ष का उदाहरण लेके। अब ऐसे ही मान लीजिए पृथ्वी पे हमारे घर्षण बल है, ठीक, घर्षण बल कार्य करता है। मान लेते हैं कि जो बल है वो घर्षण बल के बराबर हमने लगाया। जितना घर्षण बल हमें रोकने जितने बल से घर्षण बल हमें रोकने का प्रयास करता है, उतने ही बल से अगर हम घर्षण बल या उसके बराबर घर्षण बल हम लगाते हैं या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो क्या होगा, पिंड हमेशा गतिमान हो जाएगा। क्या होगा, पिंड हमेशा गतिमान हो जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ मैंने बताई। अब यहाँ इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, कोई साइकिल सवार है, अगर वो पैडल चलाना बंद कर दे तो क्या होगा, साइकिल क्या होती है, धीमी होने लगती है, यानी रुकने लगती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि घर्षण बल वहाँ पे गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जिस तरफ गति होती है उसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। ठीक, अब साइकिल को गति में रखने के लिए हमें क्या होगा, फिर से पैडल मारना पड़ता है, तभी तो साइकिल फिर चलने लगती है। तो इसमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि जो वस्तु है या साइकिल है उसको अगर गतिशील बनाए रखने के लिए हमें क्या होगा, एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल होगा कब, वो मैं अभी बताऊंगा। देखिए, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर साइकिल हमारी रुकने वाली है तो हमको और अलग से बल देना पड़ता है। हमें ऐसा लगता है ना, और हम देते भी हैं, अलग से हमको बल देना पड़ता है तब हमारी साइकिल आगे बढ़ती है। लेकिन वो जो बल हम देते हैं ना, वो किस लिए देते हैं, क्योंकि हम जब पैडल मारना बंद करते हैं तो हमारी जो साइकिल है वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है, धीमी होने लगती है। किसके कारण, क्योंकि वो घर्षण बल लगता है हमारी साइकिल के पहियों पे, जिसके कारण वो धीमी होने लगती है। देखिए, कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल यानी बाह्य बल तथा घर्षण बल संतुलित होते हैं। ठीक है, कोई वस्तु समान वेग के साथ, अब देखिए बात क्या कह रहा है, समान वेग, इस चीज को थोड़ा नोटिफाई करिएगा अपने दिमाग में, समान वेग। कोई वस्तु समान वेग से सिर्फ तभी गतिमान हो सकती है जब बाह्य बल यानी जो पैडल मारा जा रहा है वो बल और घर्षण बल जो लगने वाला घर्षण बल है वो संतुलित हो जाए। संतुलित का मतलब वो बराबर हो जाए। अगर घर्षण बल और बाह्य बल जो साइकिल पे पैडल मारी जा रही है, अगर वो बल बराबर हो जाए तो वस्तु जो है, जो हमारी साइकिल है, वो चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, रुकेगी ही नहीं। एक निश्चित वेग से चलती रहेगी। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, एक निश्चित वेग से चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। लेकिन अब हमें उस गाड़ी का जो वेग है वो बढ़ाना हो या घटाना हो, ठीक, जो वेग निश्चित वेग से चलेगी, अगर उस पर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं, ठीक, अगर उस पर कोई बाह्य बल हम लगाते हैं या जिसको हम असंतुलित बल कहेंगे, तो क्या होगा, वो उस वस्तु पे त्वरण उत्पन्न कर देगा। ठीक, या तो गाड़ी को रोकेगा या तो उसको और तेज करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो यहाँ संतुलित हो जाते हैं, बाह्य बल तथा घर्षण बल संतुलित हो जाते हैं, जिससे वो एक समान वेग से गतिशील होती है तथा वस्तु पर नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता, यानी कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ पे बाह्य बल घर्षण बल बराबर हो गए तो कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। मैंने बताया ना कि अगर हम इस पे कोई बाह्य बल या असंतुलित बल लगाएंगे पिंड पे तो त्वरण उत्पन्न होगा, या तो वो धीमा करेगा पिंड को या तो तेज करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा जो घर्षण बल कार्य करता है, वो किस तरह से किसी वस्तु की जो चाल है उसको प्रभावित करता है, उसकी स्पीड को, उसके वेग को प्रभावित करता है। चलिए, तो अब इसके बाद हम आते हैं गति का जो प्रथम नियम है, हमारे
महान वैज्ञानिकों के द्वारा, न्यूटन के द्वारा जो दिया गया प्रथम नियम है वो क्या कहता है। देखिए, गति के प्रथम नियम को ही हम कहते हैं जड़त्व का नियम। अब जड़त्व का नियम या गति का प्रथम नियम क्या है, अब हम सबसे पहले सीधी सी बात ये जानते हैं। पहले थोड़ी सी चीज़ हम ये जान लेते हैं। यहाँ पे एक चित्र बना हुआ आपको दिख रहा है। इस चित्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये चीज़ें क्या लिखी हुई हैं ये मैं आपको फिगर में ही समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये कोई कांच का टुकड़ा है, ये एक इंक्लाइन पे ऐसे यहाँ पे रख के छोड़ दिया गया, तो ये क्या होगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा। फिर एक इंक्लाइंड ऐसे ऊपर रख दिया गया, इस तरह रख दिया गया, तो यहाँ से आके ये कांच का टुकड़ा इस पे ऐसे चढ़ने लगेगा, ठीक है। अब इसको चढ़ने का क्या मतलब है, यहाँ पे हम ये समझते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये जो फिगर है नीचे, इसको देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं h ऊंचाई पे ये पिंड यहाँ से गिराया जा रहा है, ठीक। ये ऊंचाई भी h है, ये ऊंचाई भी h है, और ये ऊंचाई भी h है। लेकिन ये जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ L है, ये L1 है और L2 है, यानी लेंथ सबके अलग अलग है। तो जब पिंड यहाँ से गिरा तो L ऊंचाई तक गया, ठीक है, जाएगा, गया नहीं, हम कहेंगे जाएगा। अब ये क्यों नहीं जा सकता है, ये कह सकते हैं कि जा सकता है। कंफर्म, देखिए, ये एक आदर्श वातावरण की बात की जा रही है, जो आइडियल सिचुएशन माना जाता है, वहां पे ये पिंड यहाँ तक जाएगा, ठीक। दोबारा छोड़ेंगे इसी हाइट से तो भी ये पिंड यहाँ तक जाएगा, फिर ये पिंड यहाँ तक जाएगा। देखिए, हाइट तो तीनों पोजीशन में सेम है, बट अंतर क्या है, L1 L2, यानी जो इंक्लाइन के लेंथ है उनमें अंतर है। यानी इससे क्या होता है, अगर किसी इंक्लाइंड से यानी किसी आनत तल से कोई पिंड गिराया जाए या लुढ़काया जाए, गिराया नहीं कह सकते, लुढ़काया जाए, ठीक है, पिंड को लुढ़काया जाए, तो वो जिस ऊंचाई से गिराया गया है वो उतनी ऊंचाई की दूरी तय करेगा, ठीक, वह उतनी ऊंचाई की दूरी तय करेगा। अब मान लेते हैं कि एक लाइन हमने और खींच दिया, तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा यहाँ तक, तो पिंड यहाँ तक जाएगा, लेंथ बड़ी हो गई और हाइट उतनी ही रह गई, ठीक। अब धीरे धीरे हम ऐसे करते चले जाएंगे तो लेंथ बढ़ता जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये लाइन इसी लाइन में मिल जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हमारी यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं शून्य हो जाएगी। लेकिन उस हिसाब से तो इस बॉल को वो हाइट प्राप्त करने के लिए हमेशा चलना ही पड़ेगा, ठीक। क्या होगा, इस बॉल को, वो जो हाइट से ये इस बॉल को गिराया गया है, इस हाइट को प्राप्त करने के लिए इस बॉल को हमेशा चलना ही पड़ेगा, ये चलती ही रहेगी, रुकेगी ही नहीं। दिस इज द आइडियल सिचुएशन। अब क्या होगा, ये बॉल फिर भी रुक जाती है। अगर हम लाइव टेलीकास्ट जिसको हम कहते हैं या लाइव सिचुएशन की बात करें, तो हम जब भी कोई बॉल या कांच का टुकड़ा या कांच की गोली किसी आनत तल से या किसी इंक्लाइन से लुढ़काते हैं तो वो कुछ दूर जाके ऐसे रुक जाती है। अब ये क्यों होता है, ये होता है हमारे घर्षण बल के कारण, ठीक है। क्यों होता है, घर्षण बल के कारण, क्योंकि रियल सिचुएशन में हमारा घर्षण बल कार्य करता है। चलिए, तो अब ये चीज़ तो हमने समझ ली कि आइडियल सिचुएशन में तो इसको ऐसा होना चाहिए था कि ये बॉल चलती ही रहनी चाहिए थी, लेकिन ये रुक क्यों जाती है, क्योंकि इस पर बाह्य बल कार्य करता है। और वो बाह्य बल क्या है, वो बाह्य बल है घर्षण का प्रभाव या घर्षण बल, ठीक है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, यानी गोली कुछ और दूर तक जाएगी। क्यों, कैसे जा सकती है, थोड़ा सा हम लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि साइकिल की जो बैरिंग्स होती हैं, साइकिल का पहिया होता है, वहाँ पे जो घूमने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे लुब्रिकेंट या ग्रीस लगाया जाता है। मोटरसाइकिल की सर्विसिंग होती है तो वहाँ के उसके पहिए में लुब्रिकेंट लगाए जाते हैं, ग्रीसिंग की जाती है उसके इंजन में, इंजन ऑयल यानी लुब्रिकेंट ऑयल डाला जाता है, ताकि वो जो कलपुर्जे चल रहे हैं, जो मशीनें चल रही हैं, वो चलती रहें, उनमें घर्षण का प्रभाव बहुत कम करने की कोशिश की जाती है। तो कांच की बॉल क्यों रुकेगी,
हम समझ गए घर्षण बल के कारण। अब यहीं पे आता है हमारा कि ये जो स्थिति थी ये गैलीलियो जी ने बताई थी। अब इस स्थिति को आगे बढ़ाया और इस पे और अपना बहुत सारा दिमाग लगाया हमारे जो न्यूटन जी थे। तो उन्होंने कहा इसके बारे में, एक अपनी बातें रखी, एक अपना ज्ञान बताया उन्होंने, और वो ये था कि उन्होंने बताया जड़त्व का नियम। सीधा सीधा कहा जड़त्व का नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। कैसे? तो जड़त्व का नियम है क्या, पहले तो ये जानते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। ठीक, हर वस्तु अगर सीधी रेखा में गति कर रही है तो वो उसी स्थिति में गति करना चाहती है, उसी स्थिति में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। यानी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि अंतरिक्ष में कोई भी बाहरी बल कार्य नहीं करता, और कोई पिंड अंतरिक्ष में हम छोड़ देते हैं, कोई पत्थर टुकड़ा, सैटेलाइट, मानव या एस्ट्रॉयड, ग्रह, कुछ भी छोड़ देते हैं अंतरिक्ष में तो वो चलता ही रहता है, चाहे जिस तरह से घूमेगा बट चलता ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। ठीक, किंतु पृथ्वी की बात करें तो किसी पिंड को हम कितना भी तेज लुढ़का दें, कुछ समय बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद वो क्या होगा, रुक जाएगा। क्यों? बाह्य बल कौन सा कार्य कर रहा है? बाह्य बल कार्य कर रहा है हमारा घर्षण बल, जिसके कारण वो वस्तु रुक जाती है। ठीक है, चलिए, तो यही चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। इसी को कहते हैं हम जड़त्व का नियम। देखिए, दूसरे भाषाओं में या दूसरे शब्दों में, भाषाओं में नहीं, देखिए, सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। ठीक है, गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी अगर कोई वस्तु लुढ़का दी गई है तो वो लुढ़कती ही रहेगी, ये इसकी जो है एक स्थिति है, ये इसका एक गुण है। ठीक, और अगर कोई वस्तु ऐसे पड़ी हुई है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, ये इसका एक गुण है। तो इसी गुण को जड़त्व कहा जाता है। कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, वो अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करना चाहती, और अगर कोई बाह्य बल उस पर कार्य करता है तभी उसकी स्थिति परिवर्तित होती है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे एक एग्जाम्पल तो आपका है, ये है गाड़ी वाला। गाड़ी वाले का मतलब, हम गाड़ी में बैठे हैं, ठीक, गाड़ी में हम बैठे हैं, गाड़ी चल रही है और अचानक गाड़ी ब्रेक मार देती है। तो जब गाड़ी ब्रेक मारती है तो क्या होता है, हम जो है वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, हमारा पैर वहीं का वहीं रहता है और हमारा सिर या हमारी जो बॉडी है ऊपर वाली वो आगे की तरफ झुक जाती है। ये क्या है? क्योंकि हमारी जब गाड़ी चल रही थी समान वेग से या जो भी है जिस तरह से भी चल रही थी, तो हमारा पूरा शरीर गाड़ी के साथ ही जुड़ा हुआ था और समान वेग से चल रहा था। लेकिन जैसे ही गाड़ी ने अचानक ब्रेक मारा तो हमारा पैर तो गाड़ी के साथ ही रुकने लगा, लेकिन जो ऊपर वाला भाग था वो गति में ही रहना चाहता था। ठीक है, वो अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करना चाहता था, लेकिन ब्रेक लगने के कारण उसको परिवर्तित करना पड़ रहा है अपनी स्थिति को, हमारे शरीर को। इसीलिए वो धीरे धीरे आगे जाता है, उसके बाद एडजस्ट होके फिर हम अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। गाड़ियों में, कारों में या जो गाड़ियां हैं बड़ी, उसमें अक्सर क्यों कहा जाता है कि सीट बेल्ट लगा के रखिए? ठीक, क्यों कहा जाता है? ताकि एकाएक कहीं गाड़ी अगर एक्सीडेंट होता है या लड़ती है तो सीट बेल्ट आप लगाए रहेंगे तो आपका जो क्या कहते हैं, वो जो आप आगे की तरफ झुकेंगे वो कम हो, यानी जो जड़त्व का प्रभाव है वो बना रहेगा। ठीक है, इसलिए ताकि आप सीट छोड़ के डैशबोर्ड में ना लड़ जाएं, वो सीट बेल्ट आपको सीट के साथ बांध के रखेगा और आपका जो जड़त्व है वो बना रहेगा। चलिए, तो ये था उदाहरण। अब हम आते हैं
अपने जो जड़त्व है, वो जड़त्व और द्रव्यमान आपस में किस तरह से संबंध रखते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जड़त्व मतलब इनर्शिया, द्रव्यमान मतलब हमारा मास है। देखिए, अब यहाँ पे जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध क्या है। देखिए, सीधा सा सिंपल सा इसमें लॉजिक है। सबसे पहली बात तो हम यही जान लेते हैं कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा भारी होगी, ठीक है, द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा, उसके अंदर जड़त्व तो अधिक होगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक एल्युमिनियम का दरवाज़ा है। अक्सर आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम के दरवाजे बनते हैं, और आप साइकिल से आ रहे हैं तेज़ी से, और इस एल्युमिनियम के दरवाजे में लड़ गए। ठीक, तो क्या होगा? हो सकता है एल्युमिनियम का दरवाज़ा ही टूट जाए। आपको कुछ ना हो, एल्युमिनियम का दरवाज़ा हो सकता है टूट जाए, क्योंकि बहुत हल्का होता है ये। बट अगर मान लेते हैं कि दरवाज़ा जो है वो लोहे का है, ठीक, लोहे का दरवाज़ा बना हुआ है, और आप साइकिल लेके ऐसे आ रहे हैं और दरवाजे में लड़ गए, तो अब बताइए क्या होगा? अब ये होगा कि या तो आपको चोट लगेगा या तो आपकी साइकिल टूटेगी, लेकिन लोहे के दरवाजे को कुछ नहीं होगा। अंतर क्या है? ये हल्का, एल्युमिनियम का दरवाज़ा हल्का था, और ये जो लोहे का दरवाज़ा है ये भारी था। यानी भारी का मतलब इसका द्रव्यमान, लोहे के दरवाजे का द्रव्यमान ज़्यादा था, तो इसके अंदर जड़त्व की जो कैपेसिटी है, जड़त्व जो है वो अधिक है। ठीक है, जितना भारी होगा सामान, उसके अंदर जड़त्व की जो खासियत है वो अधिक होगा। जितना वस्तु हल्की होगी उसके अंदर जड़त्व उतना कम होगा। ठीक है, तो जड़त्व और द्रव्यमान में यही हमारा संबंध हो गया, यही संबंध हम पाते हैं। जैसे एक और उदाहरण मान लीजिए कि कोई बहुत भारी गाड़ी है, मान लीजिए ट्रक है, ट्रक आ रहा है, ट्रक किसी मोटरसाइकिल से लड़ेगा तो क्या होगा? मोटरसाइकिल पे चढ़ जाएगा, मोटरसाइकिल चूर हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कोई पैदल इंसान आ रहा है, वो आके मोटरसाइकिल से लड़ेगा, तो मोटरसाइकिल चूर तो नहीं होगा। तो यहाँ क्या हुआ? ट्रक का जड़त्व तो ज़्यादा है, और हमारे जो इंसान है उसका जड़त्व मोटरसाइकिल से कम है। तो भाई जिसका जड़त्व कम होगा, वो जाहिर सी बात है उसके अंदर, सॉरी, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसके अंदर जड़त्व कम होगा। तो यही जड़त्व और द्रव्यमान का यही संबंध है। चलिए, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं, देखिए, भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है, यानी जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा जड़त्व, कम द्रव्यमान तो कम जड़त्व। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। चलिए, अब हम आते हैं गति के द्वितीय नियम पे, जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। प्रथम नियम में हमने जड़त्व का नियम पढ़ा। कोई वस्तु अपनी पुरानी स्थिति को बरकरार रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य कार्य ना करे उसकी स्थिति को परिवर्तित करने के लिए। ठीक, द्वितीय नियम क्या है? चलिए, इस द्वितीय नियम के लिए तो हमने एक चीज देखी, हमने एक चीज पढ़ी, बल। ठीक है, कोई किसी वस्तु पे कोई बल कार्य करेगा तो क्या होगा? उसके अंदर वेग आएगा। ठीक, अब एक चीज यहां पे पढ़ेंगे, वेग। वेग तक तो हम पढ़ चुके हैं। वेग के बाद द्वितीय नियम में एक चीज और आती है। एक चीज क्या, दो चीजें इसमें आती हैं। इसके बाद एक चीज आती है समवेग, जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। और मोमेंटम के बाद आता है हमारा फोर्स। हालांकि फोर्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए, तो अभी हम पहले मोमेंटम देखते हैं। क्या होता है मोमेंटम? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये मोमेंटम क्या है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसके बाद मोमेंटम हमें बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सड़क किनारे खड़ा कोई ट्रक है अगर, ठीक है, तो अगर ट्रक खड़ा है तो क्या खड़ा ट्रक किसी को दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है?
अब ये मत कहिएगा कि कोई मोटरसाइकिल लेके आके उसमें ठोक दिया सर, नहीं, तो ऐसा नहीं है। ट्रक खड़ा है, कोई ना उसमें लड़ रहा है ना भिड़ रहा है, ट्रक खड़ा है अपनी जगह, ठीक। तो ऐसा तो है नहीं वो दुर्घटना कर देगा किसी का, नहीं करेगा ना। परंतु अगर मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रक चल रहा है, तो अगर कोई आदमी उसके सामने आ जाता है तो क्या होगा, वो आदमी के ऊपर चढ़ा के जा सकता है, यानी इस कारण क्या आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो तो ट्रक था, स्पीड बहुत कम थी, वेग क्या था, मास बहुत ज़्यादा था लेकिन वेग क्या था, बहुत कम था। लेकिन फिर भी वो किसी का एक्सीडेंट कर सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि रास्ते में कोई व्यक्ति, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली के आकार की बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए, वहीं पे, ठीक है, जब मास ज़्यादा था और वेग 0 था, ठीक, तो टोटल वैल्यू क्या आई हमारी, 0 आई। लेकिन मास ज़्यादा है और वेग बहुत कम है, फिर भी घटना हो सकती है। वहीं अगर मास कम है और वेग बहुत ज़्यादा है तो भी घटना कर सकती है। जैसे गोली, बंदूक से कोई गोली अगर मार दे तो बंदूक तो भारी होता है लेकिन गोली छोटी सी होती है, फिर भी किसी न किसी इंसान की मृत्यु का कारण बन सकती है गोली, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, दो चीज़ें जो काम हो रहा है वो दो चीज़ों पे निर्भर दिखाई दे रही है हमको। दो चीज़ों पे, किस पे, एक तो मास पे, मास ज़्यादा कम है तो भी प्रभाव पड़ेगा, और अगर वेग ज़्यादा कम है तो भी प्रभाव पड़ेगा। यानी टोटल मास गुणे वेग, इन दोनों के मिला के जो एक नई राशि बनती है, नई क्वांटिटी आती है, उसको हम संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। यही चीज़ द्वितीय जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसमें हमको मिलती है, जिसको हम कहते हैं P इक्वल टू एम वी, यानी संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी। ये क्या है, ये भी एक सदिश राशि है, इसमें भी दिशा है। देखिए अब ये जो संवेग है, ये इसका डायरेक्शन क्या, दिशा है तो जाहिर सी बात है सवाल आएगा कि आखिर इसका डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है। जो दिशा बल की होगी या जो दिशा वेग की होगी वही दिशा मोमेंटम की होगी, ठीक है। संवेग को परिवर्तित कौन करता है, बल ही परिवर्तित चेंज करेगा, परिवर्तित करेगा। भाई जिस हिसाब से बल लगेगा उसी हिसाब से संवेग उसमें उत्पन्न होगा उस वस्तु में, ठीक है। संवेग क्या है, संवेग वस्तु का संवेग होगा। कोई गोली है तो इसके अंदर कितना संवेग है, ये निर्भर करता है कि इस गोली का मास क्या है और ये गोली कितने स्पीड से चल रही है, यानी इसका वेग क्या है। यही इसका गुणनफल इस गोली का संवेग बताएगा, ठीक है। तो ये हो गया संवेग, जिसकी जो हमारा इकाई क्या है, इकाई हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गया हमारा संवेग, ठीक, संवेग हमको पता चल गया। अब संवेग के बाद हम आते हैं इसकी, कह सकते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, इसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक, t समय तक एक निश्चित बल इस पे लगाया जाता है, t समय तक एक निश्चित बल इस पे लगाया जाता है, तो क्या होता है, वस्तु का वेग v हो जाता है, और सॉरी हाँ, वस्तु का वेग v हो जाता है। तो यहाँ पे हम अगर P1 निकालेंगे यानी पहला मोमेंटम निकालेंगे तो m मास इंटू इनिशियल वेग यानी प्रारंभिक वेग, तो u हो जाएगा। फिर P2 निकालेंगे यानी बल लगाने के बाद जो मान आया वो मास इंटू v हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हल किया गया है, ठीक, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, संवेग में परिवर्तन, ठीक है। संवेग में परिवर्तन जो होता है P2 माइनस P1 हो गया। P1 P2 का मान हमारे पास जो कि आएगा m इंटू वी माइनस यू, ठीक है। अब संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, अब दर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी जो राशि आई है, जो हमारा टोटल ये आया है, इसी को हम भाग कर देंगे t से। तो देखिए यहाँ पे t से भाग कर दिया गया है।
इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा सीधा सीधा आएगा F बराबर के एम ए। ठीक, के यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको हम यहाँ पे आगे 1 मान लेते हैं, तो हमारा F बराबर आ जाता है एम ए। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, फोर्स यानी बल का फार्मूला, जिसको हम कहते हैं बल का फार्मूला। तो द्वितीय नियम में हमको दो चीजें मिलती हैं। ठीक, बल के कारण जो संवेग उत्पन्न हुआ, ठीक, वो संवेग की जो दिशा होगी वो वेग की दिशा होगी, या जिस दिशा में बल लगाया गया है वो दिशा होगी। ठीक, यानी वेग की दिशा संवेग की दिशा होगी। तो यहाँ पे हमको मोमेंटम मिल गया P इक्वल टू mv, और यहीं से हमें जो बल है बल का फार्मूला यानी F इक्वल टू ma मिल गया। ये है दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोनों की यूनिट में क्या फर्क है, दोनों की यूनिट में अंतर देखिए सिर्फ थोड़ा सा है। संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और वहीं बल की इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं। तो सिर्फ 1 पर सेकेंड एक्स्ट्रा है फोर्स में। चलिए, तो ये हो गया हमारा। हाँ, यहाँ पे आपको इसका एक उदाहरण भी आप समझ सकते हैं। देखिए, हमने अक्सर देखा होगा कि क्रिकेट में जो फील्डर होता है, अगर उसके पास कोई बॉल कैच करने के लिए आती है तो वो गेंद जैसे जैसे आगे आती है वो गेंद की दिशा में ही अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे करता रहता है, और फिर जाके आखिरी में उस बॉल को कैच कर लेता है। ऐसा क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि हम वो जो खिलाड़ी है वो गेंद के सापेक्ष अपनी हाथ की जो गति है उसी दिशा में रखना चाहता है, ताकि वो गेंद जो है, उस गेंद जो संवेग लेके आ रही है उस संवेग को वो अपने हाथों में आराम से समेट सके। ठीक है, वो संवेग में क्या है, संवेग में बल ही तो है। वो जो बल है वो अपने हाथ में आराम से ले सके, क्योंकि अगर एकाएक उसको पकड़ेगा तो क्या होगा, उसको चोट लग जाएगी। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि देखिए संवेग की दर जितनी जल्दी परिवर्तित होगी चोट लगेगी, और जितना समय लेगा परिवर्तन में चोट नहीं लगेगी। ठीक है, देखिए देखिए क्रिकेट मैच के दौरान क्षेत्ररक्षक को तेजी से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचते हमने देखा है। ठीक है, इस प्रकार क्षेत्ररक्षक गेंद का जो वेग है वेग को यानी वेलोसिटी को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। ठीक है, अब संवेग जो परिवर्तन हो रहा है उसमें समय ज़्यादा लग रहा है, अब सॉरी समय कम लग रहा है, परिवर्तन जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या होगा, इस कारण तेजी से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक से रोका जाता तो क्या होता, तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता, अर्थात इससे क्या होता, दर अधिक होती। परिवर्तन की जब दर अधिक होगी तो क्या होगा, इससे बल अधिक लगाना पड़ता, और खिलाड़ी का जो हाथ है ना उसमें चोट लग सकती है। इसीलिए अक्सर खिलाड़ी हमेशा हाथ को गेंद के सामने लाते लाते धीरे धीरे पीछे करते हैं और गेंद को पकड़ते हैं, ताकि जो परिवर्तन की दर है वो क्या हो, वो कम हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए, अब आते हैं हम यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, ये सारी उदाहरण मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझा के अलग अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए, तो अब हम आते हैं जो है हमारा तृतीय नियम या मोशन का जो तीसरा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कुछ नहीं, सिर्फ सीधा सिंपल सा बात है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया समान और विपरीत होती है। क्या होती है, सिर्फ इतना ही याद रखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया समान और विपरीत होती है। अब इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए कैसे क्या कार्य होता है इसमें। अब विपरीत का मतलब यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे
दो हुक लगे हैं, ठीक, एक हुक ए है, एक हुक बी है। यहाँ पे नंबरिंग बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए सेम टाइप के हुक हैं, सब कुछ सेम है। एक हुक को दीवार से बांध दिया गया है, एक हुक को एक इंसान अपने हाथों से पकड़ के खींच रहा है। तो जब इसको खींचता है तो बल तो हम कहाँ लगा रहे हैं, बल तो हम इस हुक पे लगा रहे हैं। तो ये हुक में जो बल लगा उसकी रीडिंग यहाँ तक आई। लेकिन क्या हुआ, ये जो दीवार है ना, ये दीवार भी इस हुक पे बल लगा रहा है और उसकी रीडिंग यहाँ पे आई। तो आप रीडिंग देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि दोनों में समान रीडिंग आ रही है, दोनों बल में। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो बल तो सिर्फ इंसान लगा रहा है, ठीक। आप देख रहे हैं यहाँ पे, चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बल है वो इंसान लगा रहा है, लेकिन एक तरफ बल जो है वो दीवार लगा रहा है। तो एक्शन तो हमारा इस तरफ से हो रहा है और रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे ये जो एक्शन और रिएक्शन यानी क्रिया और प्रतिक्रिया की बात की जा रही है, ये कहाँ हो रही है। तो क्रिया तो यहाँ से की गई है, हाथ से खींचा गया तो क्रिया तो यहाँ से हुई, लेकिन प्रतिक्रिया जो है वो इस जगह से हो रही है, यहाँ से जो है प्रतिक्रिया आ रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वो समान होती है, क्योंकि जो रीडिंग यहाँ पे है वही रीडिंग यहाँ पे है, तो समान होती है। लेकिन एक चीज़ और होता है कि वो विपरीत होती है, ठीक। देखिए क्रिया इस दिशा में लगी है, क्रिया तो इस दिशा में हो रही है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में ये प्रतिक्रिया हो रही है, इसके विपरीत दिशा में हो रही है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्रिया जो है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी, समान बल की होगी और विपरीत दिशा में होगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझे होंगे। यहाँ पे देखिए तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। तो क्रिया एक वस्तु पे कार्य कर रही है और जो प्रतिक्रिया बल है वो एक वस्तु पे कार्य कर रही है। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी किसी वस्तु पे अगर क्रिया की जाएगी तो प्रतिक्रिया हमेशा किसी दूसरे वस्तु पे होगी, एक ही वस्तु पे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। ये चीज़ याद रखेंगे, एक ही वस्तु पे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। क्रिया अगर किसी वस्तु पे हो रही है तो प्रतिक्रिया उसकी किसी दूसरे वस्तु पे दिखाई देगी, ठीक, या साथ में कार्य करेगी, यानी वस्तु दूसरा ही होगा, अलग अलग वस्तु ही होंगी। क्रिया करने वाली वस्तु अलग होगी, प्रतिक्रिया करने वाली अलग होगी। जैसे किसी को थप्पड़ मारना, तो हाथ से थप्पड़ मारेंगे तो क्रिया हमने की, प्रतिक्रिया कहाँ हुई, जिसको थप्पड़ लगा, ठीक है, जिसको थप्पड़ लगा प्रतिक्रिया उसके गाल पे हुई। और क्रिया कहाँ हुई, क्रिया हमारे हाथ पे हुई, हमने अपने हाथ से क्रिया की है, यानी एक वस्तु हमारा हाथ हो गया। और प्रतिक्रिया के लिए जो वस्तु हो गई वो कहाँ हुई, वो हो गई हमारी जो जिसका गाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा तृतीय नियम, ठीक है। तृतीय नियम भी आप समझ गए होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया जो भी है। यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक उदाहरण आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि बंदूक से जो गोली निकलती है, ठीक, बंदूक से गोली निकलती है तो वहाँ पे जितनी रफ्तार से गोली निकलती है उतनी रफ्तार से बंदूक पीछे क्यों नहीं आती, वहाँ पे प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती, ठीक है। देखिए यहाँ भी जो संबंध आ जाता है वो द्रव्यमान का आ जाता है, द्रव्यमान आ जाता है, क्योंकि देखिए गोली हल्की होती है, बंदूक भारी होती है। तो ये बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है, निरूपित मतलब एक बल लगता है, ठीक। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है, ठीक। विपरीत दिशा में भाई गोली इस तरफ जा रही है तो
अगर गोली इस तरफ जा रही है तो गोली ने जो बल लगाया वो बंदूक पे इस तरफ लगाया, यानी विपरीत दिशा में। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होता है, यानी बंदूक जो है वो पीछे की तरफ जाता है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। समझ गए? ये देखिए, अब देखिए गोली की रफ्तार इसीलिए तेज होती है क्योंकि ये छोटी होती है। अब इसके निकलने के कारण बंदूक पे एक बल लगता है, यानी प्रतिक्रिया बल लगता है। तो बल तो लगता है, आपने देखा होगा कि अक्सर बंदूक लोग चलाते हैं तो झटका लगता है। वो झटका यही है, बंदूक भारी होता है तो हल्का सा झटके में पीछे आता है, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो गोली के द्रव्यमान से ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना त्वरण ये गोली के अंदर आता है वो त्वरण लगभग इसके अंदर भी आता है, बट द्रव्यमान अधिक होने के कारण ये पता नहीं चलता। हमें लगता है कि गोली तो बहुत तेज गई लेकिन बंदूक उतनी तेज पीछे नहीं आया, लेकिन ये इसका संबंध हो जाता है द्रव्यमान से। बंदूक भारी होती है इसीलिए वो उतने त्वरण से पीछे की तरफ नहीं आती। तो ये उदाहरण हो गया हमारा जो गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, उसके लिए। ठीक है, बाकी और भी एग्जाम्पल है कि नाव से जब कोई उतरता है तो नाव पीछे भागने लगती है, ये भी एक एग्जाम्पल है आपका। अब हम आते हैं संवेग संरक्षण। ठीक है, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए यहाँ पे हम सीधा चित्र पे आते हैं, यहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा। कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कह लीजिए, मोमेंटम कंजर्वेशन कह लीजिए, या संवेग संरक्षण कह लीजिए। ठीक है, सब एक ही चीज़ है। देखिए एक पिंड ये है, ठीक, इस ये एक पिंड का मास है जिसको m कह रहे हैं हम, पिंड A। ठीक है, ये पिंड A है और ये पिंड B है, पिंड मतलब वस्तु। ठीक है, तो ये टक्कर से पहले की सिचुएशन है और इस पिंड की जो प्रारंभिक मान है वेग का वो UA है। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है, संवेग संरक्षण के नियम में जब ये वस्तु इससे टकराएगी, यानी ये देखिए यहाँ पे A और B ने टक्कर किया, टक्कर करने के बाद क्या हुआ, ये वस्तु जो है अपना वेग क्या करेगी, इसको प्रदान कर देगी और ये वस्तु आगे भागने लगेगा। ठीक, तो संवेग संरक्षण में होता क्या है, होता ये है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड से टक्कर किया तो उसके अंदर जो वेग था उसने दूसरे को दिया। अब टक्कर से क्या हुआ, बल उत्पन्न हुआ। भाई आपको कोई धक्का देगा तो बल उत्पन्न किसी ने बल लगाया आप पे, तभी तो आपके अंदर वेग आया, यानी आप गिरे पड़े या जैसा भी हुआ, कोई भी इंसान बड़ा छोटा जैसा भी हो, मान लीजिए इसके अंदर वेग ज़्यादा है, आप खड़े हैं, इसने आप हल्के हैं खड़े हैं, इसने आपको धक्का दे दिया, टक्कर मारा, तो आप क्या होंगे, आप आगे खिसक जाएंगे थोड़ा सा, है ना। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे पिंड पे हो रहा है, इस पिंड ने इसको टक्कर मारा तो क्या हुआ, ये आगे खिसक गया। इसने u वेग से टक्कर मारा, ये v वेग से आगे चला गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला हुआ भाई एक्शन और रिएक्शन। तो जब एक्शन हुआ तो Fa यानी जो बल है वो FAB था, और जब रिएक्शन हुआ तो वो -FAB, यानी FAB बराबर -FAB हो गया। यहाँ पे हमारा बल FAB बराबर -FBA, ये हो गया। अब F बराबर MA होता है, फोर्स बराबर MA होता है, तो MA, ये MA दूसरा है, ये M उस पिंड का मास है और A का मान इतना है, VA माइनस UA बटे T। वही फिर जो -FBA है उसमें MB है और जो एक्सीलरेशन है वो हमारा इतना है। तो इसमें होता क्या है, जितना संवेग यानी MAUA प्लस MBUB बराबर MABA प्लस MBVB, या इसको हम
आसान करने का सबसे बढ़िया तरीका है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये होता है हमारा संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ठोका पीटी जितना इधर हुआ है और वो सब करने के बाद जितना संवेग इधर था, उतना ही संवेग ठोका पीटी करने के बाद, यानी ठोका पीटी का मतलब लड़ने भिड़ने के बाद, लड़ने भिड़ने के पहले जो संवेग था दोनों पिंड का, वो बराबर होगा दोनों पिंडों के लड़ने के बाद भी। यही है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, कोलिजन के पहले जो संवेग था दोनों पिंडों का, वो बराबर होगा कोलिजन यानी टक्कर के पश्चात जो संवेग होगा पिंडों का, दोनों पिंडों का संवेग होगा, वो पहले और बाद का दोनों बराबर होगा। यही है तीसरा नियम जो हमारा लॉ ऑफ मोशन है उसका। तो ये उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये सारे एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एक करके आगे की वीडियोस में एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करके सॉल्व करा दूंगा। अभी के लिए हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे, जो थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ये बाकी इसके आगे सारे क्वेश्चंस हैं आपके। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य या असंतुलित बल कार्य ना करे। यह है प्रथम नियम, यानी जिसको हम फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इसी जो पहला लॉ है उसी को हम जड़त्व का लॉ भी कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। भाई वस्तु जितना भारी होगा उसका जड़त्व उतना ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से हम जड़त्व का मापन कर सकते हैं कि किस वस्तु का जड़त्व ज़्यादा होगा या किस वस्तु का कम होगा। जो भारी होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, जो हल्का होगा उसका जड़त्व कम होगा। तो इसका जो एसआई मात्रक होगा वो किलोग्राम होगा जड़त्व का। भाई द्रव्यमान पे निर्भर है तो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, तो जड़त्व भी किलोग्राम से नापा जाएगा। घर्षण बल सदैव वस्तु की दिशा का प्रतिरोध करता है। जाहिर सी बात है, जिस दिशा में बल होगा या जिस दिशा में वस्तु गति करेगी उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है, यानी प्रतिरोध करता है। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है एवं बल की दिशा में होता है। ठीक है, अब संवेग परिवर्तन की जो दर है उस पर अगर कोई असंतुलित बल कार्य करता है तो वो उसके समानुपाती होता है और बल की दिशा में ही कार्य करता है। यानी जो संवेग है उसकी जो दिशा होगी वो जिस दिशा में बल कार्य करेगा उसी दिशा में कार्य करेगी, और जो संवेग है वो P बराबर mv होता है। और इसी P बराबर mv से हमारा बल आ जाता है जिसको हम कहते हैं F इक्वल टू ma। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे हम न्यूटन के नाम से भी जानते हैं तथा प्रतीक जो है इसको n होता है, यानी n से इसको हम दर्शाते हैं। 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर कहीं आपसे पूछा जाता है कि 1 न्यूटन बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु पे लगाया जाता है तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा, तो जाहिर सी बात है जो फॉर्मूला है उसमें आप मान रख दीजिए, तो A बराबर 1 आएगा। तो वही 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहाँ बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु का या वस्तु के वेग की होती है। तो मैंने आपको ही अभी ऊपर ही बताया, वस्तु
की जो वेग की दिशा होगी, वस्तु की जो वेग की दिशा होगी वही संवेग की दिशा होगी, या बल की दिशा होगी वही संवेग की दिशा होगी। ठीक है, इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, संवेग की, मोमेंटम की। गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, और ये भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। क्रिया प्रतिक्रिया तो चलो आप याद कर लेंगे कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन ये भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होती हैं। समान प्रतिक्रिया होगी और भिन्न भिन्न यानी समान बल की प्रतिक्रिया होगी और भिन्न भिन्न यानी अलग अलग वस्तुओं पे होगी। ठीक है, किसी विलग्न निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है। विलग्न निकाय मतलब कोई भी कोलिजन हो रहा है या कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पहले जो संवेग था वस्तु के अंदर, वो टक्कर या लड़ने भिड़ने के बाद भी जो होगा वही सेम संवेग होगा, यानी दोनों संवेग बराबर होंगे। तो ये इतनी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी। गति के जो 3 नियम हैं वो हमने पढ़े। लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम पढ़ा हमने, संवेग पढ़ा हमने, कंजर्वेशन ऑफ संवेग यानी संवेग संरक्षण पढ़ा हमने। ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ये सारे अभ्यास प्रश्न हैं आपके, कोशिश करिएगा इसको हल करने की। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे हल करने की, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इस पाठ के जो प्रश्न हैं वो मैं हल कराऊँ। इस पाठ में वैसे भी बहुत सारे प्रश्न हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।